good morning. Wishing you all a very good morning today. It's a fine sunny morning on the 22nd of June 2020. And we are dealing with Chapter 6A of the Income Tax Act. We are beginning with Section 80A of the Income Tax Act. So, what does Section 80A say? In computing the total income of an assessee, there shall be allowed from his gross total income in accordance with and subject to the provisions of this chapter the deduction specified in sections 80C to 80U. 80C से लेकर 80U तक के सेक्शंस के बीच में जितने भी सेक्शंस आते हैं उनके तहत डिडक्शंस स्पेसिफाई किए गए हैं कि कौन कौन से डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम से मिलेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम जो है, जो राशियां टोटल इनकम में जुड़ती हैं उन सबको ग्रॉस करके यानी टोटल करके जो ग्रॉस टोटल इनकम आती है, उस ग्रॉस टोटल इनकम से इस चैप्टर जो 80C से लेकर 80U के सेक्शंस के बीच में डिडक्शंस हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे यानी माइनस किए जाएंगे असेसी की टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए। तो यानी कि टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होती है? पहले ग्रॉस टोटल इनकम आती है, उसके बाद जो चीज़ें टोटल इनकम में जुड़ती आती है वो जोड़ के ग्रॉस टोटल इनकम आती है और उसमें से कुछ घटौतियाँ की जाती हैं, कुछ डिडक्शंस किए जाते हैं जो 80C से लेकर 80U के बीच में स्पेसिफाइड है। उसके बाद 80A सबसेक्शन 2 है, उसमें क्या कहा गया है कि the aggregate amount of the deductions under this chapter shall not in any case exceed the gross total income of the assessee. कुल मिला के जो डिडक्शंस होते हैं इस चैप्टर के तहत वो असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी जितनी ग्रॉस टोटल इनकम है उसी के हद तक ही ये डिडक्शंस हो सकते हैं, डिडक्शंस का एग्रीगेट अमाउंट हो सकता है। सबसेक्शन 3 में कहा जा रहा है कि जहां पर भी टोटल इनकम को कंप्यूट करने में एक एओपी की या बीओआई की, वेयर इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन एओपी और अ बीओआई एनी डिडक्शन इज एडमिसिबल अंडर दीज सेक्शंस। इन सेक्शनों में जो 80C से 80U के बीच में ही आ रहे हैं, आप देखते हैं, उनमें से इन सेक्शनों में यदि कोई डिडक्शन एडमिसिबल होता है एओपी को या बीओआई को, नो डिडक्शन अंडर द सेम सेक्शन शैल बी मेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम of a member of the AOP or the body in relation to the share of such member in the income of the AOP or the BOI. अगर कोई डिडक्शन AOP या BOI को एडमिसिबल है तो उसी सेक्शन में AOP या BOI के मेंबर को, सदस्य को डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, उसका जो शेयर था उस BOI या AOP में उसके संबंध में या उसकी वजह से। कहने का मतलब एक डिडक्शन एक जो AOP और BOI में दे दिया गया वो डिडक्शन मेंबर को फिर अलग से दोबारा से नहीं दिया जाएगा या उसके शेयर का डिडक्शन उसके शेयर में नहीं दिया जाएगा, वो डिडक्शन AOP या BOI का ही होगा। ये डिडक्शन, ये बात ध्यान रखें कि ये प्रॉफिट बांटने के लिए नहीं हो रहा है, ये डिडक्शन दिया जा रहा है टैक्स चार्जेबल निकालने के लिए टोटल इनकम को कंप्यूट करने के पर्पज से। उसके बाद सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन सेक्शंस
10A, or in any provision of this chapter under the heading C. इन 4 सेक्शनों में कुछ भी लिखा हो इसके विपरीत, या फिर इसी चैप्टर का जो हेडिंग सी है, अभी हम हेडिंग ए पढ़ रहे हैं, हेडिंग सी में जो भी प्रोविजंस हैं, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, अगर उनमें कोई भी बात विपरीत लिखी हो, उसको मद्देनजर न रखते हुए या उसको नज़रअंदाज करते हुए, where in the case of an assessee any amount of profits and gains of an undertaking or unit or enterprise or eligible business is claimed, कहीं भी किसी एसएससी के केस में कोई भी प्रॉफिट या गेंस जो उसके किसी अंडरटेकिंग को हो रहा हो, या यूनिट को हो रहा हो, या एंटरप्राइज को हो रहा हो, या किसी एलिजिबल बिजनेस को हो रहा हो, जो बिजनेस एलिजिबल है क्लेम के लिए, वो अमाउंट क्लेम किया जाता है एंड अलाउड भी कर दिया जाता है एज ए डिडक्शन अंडर एनी ऑफ दीज प्रोविजंस। ऊपर वाले प्रोविजंस में जो अमाउंट क्लेम करके और अलाउ कर दिया जाता है किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, फॉर एनी असेसमेंट ईयर, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड टू द एक्सटेंट ऑफ सच प्रॉफिट्स एंड गेन्स शैल नॉट बी अलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो वो जो डिडक्शन दे दिया गया एक बार अंडर एनी ऑफ दोज प्रोविजंस, यानी जो डिडक्शन 10A, 10AA, 10B या 10BA या हेडिंग सी के अंतर्गत दे दिया गया, क्लेम कर लिया गया, दे दिया गया, तो वो डिडक्शन जो है किन्हीं और प्रोविजंस के तहत नहीं दिया जाएगा। यानी वो भी डिडक्शन दोबारा ना एसएससी क्लेम कर ले तो वो डिडक्शन किन्हीं और प्रोविजंस के तहत नहीं दिया जाएगा उसी असेसमेंट ईयर के लिए, एंड शैल इन नो केस एक्सीड द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सच अंडरटेकिंग। और वैसे भी ये जो डिडक्शन है ये उस अंडरटेकिंग या यूनिट या एंटरप्राइज या एलिजिबल बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स है उससे ज़्यादा मात्रा का डिडक्शन नहीं हो सकता है। एज द केस में भी से मतलब यह है कि चाहे वो अंडरटेकिंग हो, चाहे यूनिट हो, चाहे एंटरप्राइज हो, चाहे वो एलिजिबल बिजनेस हो। तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि एक डिडक्शन दो जगह ना क्लेम हो जाए, उसके पर्पज से प्रावधान बनाए गए हैं। Where the assessee fails to make a claim in his return of income for any deduction under 10A, 10AA, 10B, 10BA, ये जो 4 सेक्शंस हैं या फिर जो हेडिंग है चैप्टर सी की, अगर एसएससी इन सेक्शनों में या इस हेडिंग के तहत अगर क्लेम नहीं करता कोई डिडक्शन, तो इन सेक्शनों में कोई डिडक्शन उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी ये जो डिडक्शंस हैं इन सेक्शनों में या इन हेडिंग के अंतर्गत, ये केवल और केवल तभी अलाउ किए जाते हैं जब वो क्लेम किए जाते हैं, बिना क्लेम के ये अलाउ नहीं किए जाते। और उसके बाद सबसेक्शन 6 ये कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दीज सेक्शंस, वही सेक्शंस रिपीट हो रहे हैं। Any goods or services held for the purposes of the undertaking or unit or enterprise or eligible business are transferred to any other business, जहां पर भी कोई गुड्स और या सर्विसेज जो कि उसके अंडरटेकिंग, यूनिट, एंटरप्राइज या एलिजिबल बिजनेस के लिए होल्ड करके रखी गई थी, और इन गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी और बिजनेस को जो एसएससी के द्वारा ही चलाया जा रहा है, carried on by the SSE, or where any goods or services held for the purpose of any other business carried on by the SSE are transferred to the undertaking, या फिर एसएससी के किसी दूसरे बिजनेस में जो गुड्स और सर्विसेज होल्ड करके रखी गई हों, उनको अगर एसएससी के इस अंडरटेकिंग, यूनिट या एंटरप्राइज या एलिजिबल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, and the consideration, if any, for such transfer as recorded in the accounts of the undertaking, unit, enterprise or eligible business does not correspond to the market value of such goods or services, और जिस कंसिडरेशन पे ये ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर उन गुड्स या सर्विसेज की मार्केट वैल्यू से कॉरस्पॉन्ड नहीं करता जो मार्केट वैल्यू उनके डेट ऑफ ट्रांसफर पे थी।
Then for the purposes of any deduction under this chapter, तो इस चैप्टर में जब हमको रिडक्शन कैलकुलेट करना होगा तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सच अंडरटेकिंग shall be computed as if the transfer in either case had been made at the market value of such goods or services as on that date. तो जब हमको रिडक्शन कैलकुलेट करना होगा इस चैप्टर के तहत तो हमको वो वाले प्रॉफिट्स एंड गेन्स लेने होंगे ऐसे अंडरटेकिंग यूनिट या एंटरप्राइज एलिजिबल बिजनेस के इनको हमको रिडक्शन देना है, उसका वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स लेना होगा जो कि इस प्रकार से कंप्यूट किया गया होगा कि जैसे कि वो जो ट्रांसफ़र किया गया था गुड्स और सर्विसेज का वो मार्केट वैल्यू पे ही किया गया था, उसी तारीख को जो भी मार्केट वैल्यू थी। इन आइदर केस से मतलब है कि या तो वो गुड्स और सर्विसेज इस बिजनेस से उधर जाते हैं या उस बिजनेस से इधर ट्रांसफ़र होके आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एसएससी ज़्यादा डिडक्शन क्लेम करना चाहता है तो अपने किसी दूसरे बिजनेस से गुड्स और सर्विसेज को किसी मार्केट वैल्यू से अलावा किसी और रेट पे ट्रांसफ़र कर लेता है और उसकी वजह से उसको ज़्यादा डिडक्शन मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको प्रिवेंट करने के लिए या इस मिसचिफ को, इस शैतानी को ना होने देने के लिए प्रावधान किया गया है कि अगर वो मार्केट वैल्यू के अलावा किसी और वैल्यू पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पे ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये मान के चला जाएगा कि उसने मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया है, उस मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफ़र को मान के और तब फिर प्रॉफिट्स एंड गेन्स निकाला जाएगा उस बिजनेस का जिसके जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिडक्शन देना है। एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन मार्केट वैल्यू, इसके बाद एक्सप्लेनेशन में जो मार्केट वैल्यू शब्द ऊपर आया है उसको और विस्तार से बताया जा रहा है कि मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और सप्लाइड, अगर गुड्स और सर्विसेज बेची गई हैं या किसी को सप्लाई की गई हैं तो मार्केट वैल्यू का मतलब वो प्राइस है दैट सच गुड्स और सर्विसेज वुड फेच इफ दीज वर सोल्ड बाय द अंडरटेकिंग यूनिट एंटरप्राइज और एलिजिबल बिजनेस इन द ओपन मार्केट। अगर उसको वो ओपन मार्केट में वो बेचेंगे तो जो प्राइस मिलेगा वो मार्केट वैल्यू माना जाएगा जब कोई गुड्स या सर्विसेज सेल या सप्लाई की जाती हैं सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। यानी ओपन मार्केट में का मतलब ये नहीं है कि ब्लैक में बेच देना, जो भी सेल की जाएगी ओपन मार्केट में अगर वो स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत की जा रही है तो जो प्राइस उसमें मिलता है ओपन मार्केट में दैट इज़ द मार्केट वैल्यू। स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है जो लॉ के तहत रुकावटें पैदा की जाती हैं, या रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस जो संयमकारी जो नियम बनाए जाते हैं और उसके तहत जो रिस्ट्रिक्शंस जो रुकावटें पैदा की जाती हैं, और ये इसलिए पैदा की जाती हैं क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं। और उसके बाद जो जब गुड्स अक्वायर किए जाते हैं इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज अक्वायर्ड, अगर गुड्स या सर्विसेज अक्वायर की जाती हैं तो मार्केट वैल्यू का मतलब वो प्राइस है जो कि उन गुड्स या सर्विसेज के लिए कॉस्ट पड़ेगी इफ़ दीज आर अक्वायर्ड बाय द अंडरटेकिंग फ्रॉम द ओपन मार्केट, अगर उसको ओपन मार्केट से लिया जाएगा। तो मार्केट वैल्यू का कोरिलेशन ओपन मार्केट से किया जा रहा है यहाँ पे, चाहे वो गुड्स सप्लाई हो रहे हों या वो गुड्स खरीदे जा रहे हों। इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज सोल्ड सप्लाइड और अक्वायर्ड, और अगर कोई गुड्स या सर्विसेज या तो सेल हो रही हैं, सप्लाई हो रही है या अक्वायर हो रही है तो उनके लिए मार्केट वैल्यू का मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस होता है एज डिफाइंड इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 92F ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज इफ इट इज़ अ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन रेफर्ड टू इन सेक्शन 92BA। अगर वो जो ट्रांजेक्शन है गुड्स और सर्विसेज सप्लाई या अक्वायर करने का, वो ट्रांजेक्शन अगर ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसको स्पेसिफाइड किया गया रहा है सेक्शन 92BA के तहत, अगर वो एक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है 92BA के तहत, उस केस में
आर्म्स लेंथ प्राइस विल बी द मार्केट वैल्यू, और आर्म्स लेंथ प्राइस जैसे कि वो 92F के क्लॉज 2 में अगर डिफाइंड है तो ये पर्टिकुलर केस है जहाँ पे वो जो कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स को आर्म लेंथ प्राइस पे करने का प्रावधान है। वो हम प्राइसिंग के प्रोविजंस पे जाएंगे तो उसको वहाँ पे और डिटेल में देखेंगे। तो आर्म्स लेंथ प्राइस बेसिकली अगर जनरल मीनिंग के लिए समझा जाए तो आर्म्स लेंथ प्राइस वो प्राइस होता है जो कि मिली भगत में तय नहीं किया जाता और एक 2 गज की दूरी से या एक आर्म की दूरी से तय किया जाता है, और वो एक रीजनेबल प्राइस कहा जा सकता है। आर्म्स लेंथ तो एक टर्म है जिसको कि यूज़ किया जा रहा है उसके लिए, प्राइस के लिए, ये दिखाने के लिए कि थोड़ा दूरी से वो तय किया जा रहा, मिली भगत में नहीं किया जा रहा। और उसके बाद हम आते हैं सबसेक्शन 7 पे, where a reduction under any provision of this chapter under the heading C is claimed and allowed in the respect of the profits of any of the specified business referred to in 35(8)(c। अगर एक कोई 35(8)(c) है प्रोविजन, उसमें स्पेसिफाइड बिजनेस को डिडक्शन मिलता है और अगर वो डिडक्शन दे दिया गया है, अगर वो डिडक्शन हेडिंग सी के तहत दे दिया गया है, उन्हीं प्रॉफिट्स के तहत जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, तो उस केस में वो जो डिडक्शन है वो 35(a)(d) के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो वो हेडिंग सी के तहत मिल सकता है या फिर 35(a)(d) के तहत मिल सकता है। लेकिन यहाँ प्राथमिकता ये दी जा रही है कि एक बार अगर किसी एसएससी ने उसको हेडिंग सी के तहत क्लेम कर लिया तो वही वाला जो उसी प्रॉफिट्स का अगर रिडक्शन 35(a)(d)(8)(c) में मिलता है तो वहाँ वो फिर नहीं मिलेगा। तो या तो एसएससी चाहे तो वहाँ ले ले या फिर 35(a)(d) में ले ले, इनमें से एक जगह पर वो ले सकता है। लेकिन एक बार अगर उसने क्लेम कर लिया हेडिंग सी में तो उसके बाद फिर 35(a)(d)(8)(c) में वही डिडक्शन उसको। तो ये हुआ सेक्शन 80A। जो सबसे मुख्य बात इस सेक्शन में कही गई है वो ये बताया जा रहा है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से लेकर 80U के प्राप्त के तहत जो डिडक्शन अलाउ होते हैं उनको घटाने के बाद टोटल इनकम कंप्यूट की जाती है। उनको घटाने कंप्यूट टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए ये राशियां घटानी होती हैं ग्रॉस टोटल इनकम से। ये था 80A। अब आते हैं 80AA पर। ये प्रावधान डिलीट कर दिया गया था 14998 से। 80AB 80AB को देख लीजिए। Where any deduction is required to be made or allowed under any section included in this chapter under the heading C, C heading में जो भी सेक्शंस आते हैं इसी चैप्टर में, यदि कोई डिडक्शन उनके उन सेक्शनों में किया जाना है, रिक्वायर्ड टू बी मेड या रिक्वायर्ड टू बी अलाउड, किसी भी इनकम के रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन दैट सेक्शन, जो भी इनकम का नेचर उस सेक्शन में स्पेसिफाइड होगा, विच इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस टोटल इनकम, जो इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में जुड़ गई है ऑफ द एसएससी, देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दैट सेक्शन, तब जो भी कुछ उस सेक्शन में लिखा हो उसको नजरअंदाज करते हुए, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द डिडक्शन अंडर दैट सेक्शन, उस सेक्शन में डिडक्शन कंप्यूट करने के पर्पज से, द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ दैट नेचर as computed in accordance with the provisions of this act before making any deduction under this chapter। तो उस सेक्शन में डिडक्शन कंप्यूट करने के लिए जितना भी राशि थी इनकम की, उसी नेचर की जो कि कंप्यूट की गई थी
इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार इस चैप्टर में डिडक्शन देने से पहले shall alone be deemed to be the amount of income of that nature, वही मान ली जाएगी कि वो उस नेचर की राशि है विच इज़ डिराइव्ड और रिसीव्ड बाय द एसएससी, जो एसएससी के द्वारा या तो प्राप्त की गई है या रिसीव की गई है, एंड विच इज़ इंक्लूडेड इन हिज ग्रॉस टोटल इनकम, और जो कि ग्रॉस टोटल इनकम में उसके शामिल है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हमको कोई डिडक्शन देना है हेडिंग सी के तहत, कोई भी जो इनकम वहाँ पे जो सेक्शंस हैं उसमें मेंशन्ड है, तो जब हम ग्रॉस टोटल इनकम कर रहे थे, जब ग्रॉस टोटलिंग कर रहे थे इनकम की, उस वक्त हमने जो इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जो इनकम ली थी उसी नेचर की, उसमें और सेक्शन के तहत जब हम कंप्यूट करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। वो दोनों केस में इनकम की राशि एक बराबर ही होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि हमने हेडिंग सी के तहत जो सेक्शन है उसमें कंप्यूट किया तो इनकम की राशि कुछ और आ रही है, और जब हमने ग्रॉस टोटलिंग के टाइम पे इनकम ली थी उसी नेचर की तो उस टाइम राशि कोई और ले ली थी। तो इनमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसके लिए 80AB का प्रावधान बनाया गया है। जब हम आएंगे पार्ट सी पर तब इसको और समझ लेंगे। अब आते हैं 80AC। 80AC प्रावधान है, डिडक्शन नॉट टू बी अलाउड अनलेस रिटर्न इज फर्निश्ड। Now, 80AC, wherein computing the total income of an assessee of any previous year relevant to the assessment year commencing on or after the first day of April 2006 but before first day of April 2018. तो अगर असेसमेंट ईयर 6-7 से शुरू होके असेसमेंट ईयर 18-19 तक की बात है, और इन असेसमेंट ईयर्स का जो पीरियड है उनमें से किसी असेसमेंट ईयर का हमको टोटल इनकम अगर कंप्यूट करना है किसी एसएससी का, किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए रेलेवेंट है असेसमेंट ईयर के लिए, तो एनी जो भी डिडक्शन एडमिसिबल है 80IA, 80IAB, 80IB, 80IC, 80ID या 80IE सेक्शंस के तहत, और यदि फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से जो शुरू होता है असेसमेंट ईयर, द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2018, 18-19 और उसके बाद के, तो जो पार्ट 1 में है वो 18, उसमें 18-19 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसमें बिफोर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल है। तो बिफोर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल जो असेसमेंट ईयर शुरू होगा वो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2017 को शुरू होगा। तो असेसमेंट ईयर 6-7 से लेकर 17-18 तक के लिए पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जो है 18-19 असेसमेंट ईयर के बाद के लिए है। और इसमें यहाँ कहा जा रहा है कि वेयर इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी ऑफ एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर commencing on or after these dates, any deduction is admissible under these sections, and after first day of April, any deduction is admissible under the heading C. No such deduction shall be allowed to him unless he furnishes a return of his income. क्योंकि हेडिंग सी के तहत ये सारे डिडक्शन अब आ गए हैं 18-19 के बाद, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि 18-19 के बाद हम हेडिंग सी में जो भी सेक्शन हैं उसमें जो भी डिडक्शन एडमिसिबल है, एडमिसिबल होने से ये नहीं हो जाता कि वो उसको दे ही दिया जाएगा। रिटर्न जब तक वो नहीं भरेगा, नो सच डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम। कहने का मतलब हेडिंग सी में जितने भी डिडक्शंस हैं उनमें से कोई भी डिडक्शन उसको अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा ना हो कि वो रिटर्न फर्निश करे, अनलेस ही फर्निशेज अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम फॉर सच असेसमेंट ईयर, ऐसे असेसमेंट ईयर के लिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट
स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139। केवल रिटर्न भरना ही जरूरी नहीं है, रिटर्न टाइम से भी भरी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि उसको ड्यू डेट से पहले रिटर्न भरनी है या ड्यू डेट तक रिटर्न भरनी है। अगर वो ड्यू डेट से डिले कर देता है रिटर्न को, तो हेडिंग सी के अंदर जितने भी डिडक्शंस हैं वो उसको नहीं मिलेंगे। 80AC इस तरह का प्रावधान है, और उसके बाद 80B में आते हैं। एटी बी ग्रॉस टोटल इनकम, केवल एक डेफिनेशन इसमें रह गई है, अब सब डिलीट हो गई है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है वो टोटल इनकम जो कंप्यूट की गई है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस चैप्टर। यानी चैप्टर 6 में जो डिडक्शंस हैं, उन डिडक्शंस को करने के पहले जो भी कुल मिला के टोटल इनकम आ रही है उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। ये ग्रॉस टोटल इनकम की यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है। यानी ग्रॉस टोटल इनकम में के बाद कंप्यूट करने के बाद टोटल इनकम तक आने के लिए हमको 80C से लेकर 80U के बीच में जो डिडक्शंस हैं वो अप्लाई करने हैं। उसके बाद आते हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 80C में आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें डिडक्शंस हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ डिडक्शंस हियर। और इसमें अभी 1/4/2020 से भी एक डिडक्शन आया है जिसको हम अभी देख लेते हैं। तो चूंकि इसमें बहुत सारे डिडक्शंस हैं तो एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से डिडक्शंस 80C सेक्शन में हमको मिल रहे हैं। In computing the total income of an assessee being an individual or a Hindu undivided family, individual और HUF के लिए there shall be deducted in accordance with and subject to the provisions of this section, इस सेक्शन के प्रावधानों के अनुसार उनके अधीन वो डिडक्शंस मिलेंगे होल ऑफ द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड, पूरा अमाउंट जो या तो पेड है या डिपॉजिटेड है प्रीवियस ईयर में, being aggregate of the sums referred to in subsection 2 as does not exceed 1,50,000 rupees। 1.5 लाख तक का डिडक्शन 80C सेक्शन में मिल सकता है, उससे ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता, और केवल जो पेड और डिपॉजिटेड राशि पे डिडक्शन मिलेगा। अब आते हैं सबसेक्शन 2 में कि कौन कौन से वो डिडक्शंस हैं, क्योंकि एग्रीगेट ऑफ द सम्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन, जो भी सम्स रेफर्ड है सबसेक्शन 2 में उनको जोड़ा जाएगा। अब 82 में कहा जा रहा है द सम्स इन सबसेक्शन 1 शैल बी एनी सम्स पेड और डिपॉजिटेड इन द प्रीवियस ईयर बाय द एसएससी। कोई राशि जो एसएससी ने डिपॉजिट की है प्रीवियस ईयर में, क्या क्या करने के लिए, पहले तो टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस को इफेक्ट करने के लिए यानी नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, या कीप इन फोर्स का मतलब उसके रिन्यूअल के लिए, ऑन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 4 में। तो किसके लिए इंश्योरेंस ली जा सकती है, सबसेक्शन 4 में स्पेसिफाइड पर्सन है उनके लिए ली जा सकती है। तो आते हैं तो सबसेक्शन 4 में जाके देख लेते हैं, क्योंकि जब कोई कनेक्टेड चीज़ मिलती है हमको तो वहीं पर उसको देख लेना बेहतर रहता है। Now the persons referred to in subsection 2 shall be the following, namely for the purpose of clauses mentioned above, in the case of an individual, अगर इंडिविजुअल को मिल रहा है डिडक्शन तो वो इंडिविजुअल, उसकी वाइफ, द वाइफ और हस्बैंड एंड एनी चाइल्ड ऑफ सच इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल की वाइफ या उसका हस्बैंड या कोई भी उसका ऐसे इंडिविजुअल का कोई भी चाइल्ड, उसके नाम पे ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है। और अगर HUF है तो किसी मेंबर के नाम पे उसको लिया जा सकता है, तो भी उसका डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। और फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 2 ऑफ दैट सबसेक्शन, in the case of an individual, the individual wife or husband and any child of such individual, अलग अलग क्लॉजेस के अंतर्गत जो डिडक्शंस हैं उनके लिए पर्सन्स अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हम उस पर आएंगे वैसे वैसे इसको देखते जाएंगे। तो वापस जाते हैं टू सेक्शन 2। सबसे पहली बात कि इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेने के लिए या उसको फोर्स में रखने के लिए किसकी लाइफ पे, ऐसी उनकी लाइफ पे जो पर्सन्स की लाइफ है, वो पर्सन नॉर्मली फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, और जो कि प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट की गई थी SSC के द्वारा। तो इसका डिपोजिशन SSC के द्वारा ही होना है पैसे का। उसके बाद 2 है टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डेफर्ड एन्युटी not being an annuity plan referred to in clause 12 on the life of person specified in subsection 4। उसी तरह से जो पर्सन सबसेक्शन 4 में स्पेसिफाइड हैं उनकी लाइफ पे अगर कोई डेफर्ड एन्युटी प्लान लिया जाता है, इंश्योरेंस प्लान जो कंपनीज हैं वो डेफर्ड एन्युटी प्लान भी देती हैं कि आप पहले तो पैसा कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं प्रीमियम, बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको सालाना कोई पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है। तो वो उसको कहते हैं डेफर कर देना, मतलब जो चीज़ आज नहीं मिल रही है बाद में मिलेगी। एन्युटी वो चीज़ होती है जो हर साल मिलती है आपको, एनुअल से आ रहा है एन्युटी, जो पेमेंट एनुअली मिल रहा है वो है एन्युटी। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डेफर्ड एन्युटी का कॉन्ट्रैक्ट हो उसको फोर्स में रखने के लिए या उसको नया खरीदने के लिए, बस ये है कि वो क्लॉज 12 में जो एन्युटी प्लान मेंशन है उससे अलग ही होना चाहिए। क्लॉज 12 में जब हम जाएंगे तो वो अलग प्लान हम देख लेंगे। Provided that such contract does not contain a provision for the exercise of an option to receive a cash payment in lieu of the payment of the annuity, बशर्ते ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट है डेफर्ड एन्युटी का उसमें ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए कि जो पर्सन इंश्योर्ड है उसको ये ऑप्शन हो कि वो कैश पेमेंट ले ले, एन्युटी जो बाद में उसको मिलेगी उसके बजाय एक मुश्त कैश पेमेंट वो ले ले। इस तरह का प्रावधान उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए जो डेफर्ड एन्युटी का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद 3 में है कि बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी एनी सम्स पेड or deposited in the previous year by the SSC by way of deduction from the salary payable by or on behalf of the government to any individual, being a sum deducted in accordance with the conditions of his service for the purpose of securing to him a deferred annuity or making provision for his spouse or children, insofar as the sum so deducted does not exceed 1/5 of the salary। अगर सरकार है वो सैलरी दे रही है, अगर सरकार सैलरी दे रही है तो सरकार के बिहाफ अगर कोई डिडक्शन किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ हिज सर्विस, जो भी उसके रिक्रूटमेंट या कंडीशंस हैं सर्विस के, जो शर्तें हैं जिसपे उसको सर्विस करनी है, उसके आधार पे अगर कोई डिडक्शन उसकी सैलरी में से कर लिया जाता है, कोई कटौती कर ली जाती है, और वो इसलिए कर ली जाती है क्योंकि उसको एक डेफर्ड एन्युटी प्लान देना है, उसके लिए सुरक्षित करना है एक डेफर्ड एन्युटी, या उसके स्पाउस या बच्चों के लिए कोई प्रावधान करना है, इस वजह से ये काट लिया जा रहा है। इन सो फार एज द सम्स फॉर डिडक्टेड डज नॉट एक्सीड 1/5 सैलरी, जब तक कि उसके सैलरी का 1/5 से ज़्यादा सम डिडक्ट नहीं हो रहा। यानी कोई भी सम सरकार अगर डिडक्ट करती है डेफर्ड एन्युटी के लिए
या बच्चों के या स्पाउस के लिए कोई भी प्रावधान करने के लिए, तो वो जो डिडक्शन है, इवन दैट डिडक्शन विल बी allowed as a deduction from his gross total. उसके बाद 4 पॉइंट है, this is 2.4. As a contribution by an individual to any provident fund to which the Provident Fund Act 1925 applies. अगर इंडिविजुअल अपने प्रोविडेंट फंड में, जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत वो जो प्रोविडेंट फंड है वो अगर इस्टेब्लिश किया गया है, उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन वो करता है वो भी उसके ग्रॉस टोटल इनकम से रिड्यूस किया जाएगा. As a contribution to any provident fund set up by the central government, या केंद्र सरकार ने कोई प्रोविडेंट फंड सेटअप किया और केंद्र सरकार ने उसको नोटिफाई भी कर दिया इन दिस बिहाफ, यानी इस पर्पस के लिए, इस डिडक्शन के पर्पस के लिए, इन द ऑफिशियल गैजेट, वेयर सच कंट्रीब्यूशन इज टू एन अकाउंट स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4. जहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है वो ऐसे व्यक्ति के नाम पे दिया जा रहा है जो कि सबसे स्पेसिफाइड है, यानी फैमिली मेंबर के नाम पे के अकाउंट में भी प्रोविडेंट फंड अगर अकाउंट है उनके नाम पे, तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिफाइड होना चाहिए प्रोविडेंट फंड. उसके बाद कंट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, किसी भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन कर देता है, दैट इज आल्सो एलिजिबल. एज अ कंट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉय टू एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अगर अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय, दैट इज अलाउड. As subscription in the name of any person specified in subsection 4 to any such security of the central government or any such deposit scheme as that government may by notification of official gazette specify. सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी हो सकती है या कोई डिपॉजिट स्कीम हो सकती है जिनको नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गैजेट में इन दिस बिहाफ, इन इस डिडक्शन के पर्पज से कि जो व्यक्ति भी इस सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करेगा या इस डिपॉजिट स्कीम में सब्सक्राइब करेगा उसको जो है डिडक्शन मिलेगा 80C सेक्शन में, ऐसा नोटिफाई किया जाएगा. तो नोटिफाई अगर किया जाता है तो इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटी हो या कोई स्कीम हो, डिपॉजिट स्कीम, उसके तहत इन्वेस्ट करने से एलिजिबिलिटी पैदा हो जाएगी इस सेक्शन में. सब्सक्रिप्शन टू एनी सच सेविंग सर्टिफिकेट्स एज डिफाइंड इन क्लॉज C, अगर कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स बोले जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स एक्ट के तहत इशू किए गए हैं, उसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन करता है और जिन सेविंग सर्टिफिकेट्स का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो नोटिफिकेशन वाली बात को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन नहीं होगा, वैसे तो हो जाता है, लेकिन जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं होता है तब तक ये डिडक्शन नहीं मिल सकता. उसके बाद एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन नेम ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4, यानी कोई भी फैमिली मेंबर जो कि सबसेक्शन 4 में स्पेसिफाइड है, अलग अलग सब क्लॉजेज के लिए अलग अलग भी लोग वहाँ पे स्पेसिफाइड हैं, वहाँ पे उसको मैच करके देखना होगा कि एक ऐसा पर्सन के नाम पे जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ का मतलब कि कंट्रीब्यूशन करने वाला जो है एसएससी है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के नाम पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है जो कि उसका फैमिली मेंबर है. फॉर पार्टिसिपेशन इन द यूलिप प्लान 1971, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहेंगे इसके बाद, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट के शेड्यूल 2 में ये प्लान स्पेसिफाइड है, और इस तरह से जो प्लान वहाँ स्पेसिफाइड है उसमें अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो that is also eligible. Then we go to 11. As a contribution in the name of any person specified in subsection 4, वही subsection 4 यानी फैमिली के नाम पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है
एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में एल आई सी म्यूचुअल फंड के प्लान में, जिसको 1023D में प्रेफर किया गया है, तो जो भी ऐसा प्लान है जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, उनको यहाँ ITC में लेके आ जाते हैं, जिससे कि इनमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस पर डिडक्शन लोगों को मिलेगा, तो वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। उसका 12 है, टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सच एन्युटी प्लान ऑफ द LIC का कोई भी एन्युटी प्लान हो या किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी का, जिसको नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में, तो कोई भी ऐसा एन्युटी प्लान जो कि LIC या किसी इंश्योरेंस कंपनी का हो जो नोटिफाइड हो, उसमें उस एन्युटी प्लान को इफेक्ट करने के लिए, यानी नया लेने के लिए, या कीप इन फोर्स यानी रिन्यू करने के लिए जो भी पेमेंट किया जा रहा है, डिपॉजिट किया जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एलिजिबल। उसके बाद 13 में, कोई भी म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं उसमें सब्सक्राइब करने के लिए, म्यूचुअल फंड जो कि 1023D में मैंशनड है, any as subscription to any units of any mutual fund referred to in 1023D or from the administrator or the specified company under any plan formulated in accordance with such scheme as the central government may by notification specify। तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, कोई स्पेसिफाइड कंपनी भी हो सकती है जिसको कि ऐसा कोई भी प्लान लाने के लिए जो इस क्लॉज के पर्पज से हो, जिसको कि नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट। कोई ज़रूरी नहीं केवल वही म्यूचुअल फंड हो जो कि 1023D में मैंशनड है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर या स्पेसिफाइड कंपनी हो सकती है जिसको केंद्र सरकार नोटिफाई कर देती है ऑफिशियल गैजेट में इस पर्पस के लिए, इन दिस बिहाफ। तो उसका भी जो भी डिपॉजिट है, डिपॉजिट स्कीम है, उसको सब्सक्राइब करने पे एलिजिबिलिटी पैदा होती है। उसके बाद एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन इंडिविजुअल टू एनी पेंशन फंड, 14 में है, जो भी पेंशन फंड कोई म्यूचुअल फंड ने सेटअप किया है, जो म्यूचुअल फंड का रेफरेंस 1023D में आ रहा है, या किसी एडमिनिस्ट्रेटर या किसी भी स्पेसिफाइड कंपनी ने कोई पेंशन फंड सेटअप किया है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया ऑफिशियल गैजेट, तो यहाँ पे बात हो रही है पेंशन फंड की। पेंशन फंड्स में सरकार जहाँ पे एनकरेज करती है कि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, और ये पेंशन फंड को जरूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड ही खड़ा करे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया जाता है, तो हम ये कहेंगे कि नेशनल पेंशन स्कीम भी इसी में कवर्ड है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेड थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। और इसी तरह से कोई भी स्पेसिफाइड कंपनी भी हो सकती है जो ये इस तरह का प्लान ला सकती है, जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी, और अगर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती है तभी ये बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद 15 में है, सब्सक्रिप्शन टू एनी सच डिपॉजिट स्कीम, कोई भी ऐसी डिपॉजिट स्कीम और एज ए कंट्रीब्यूशन टू एनी सच पेंशन फंड सेट अप बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक एक एपेक्स बॉडी है जिसको नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के तहत सेटअप किया गया है 1987 के, और हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए ये बॉडी बनी हुई है। इसलिए इस नेशनल हाउसिंग बैंक की कोई भी अगर डिपॉजिट स्कीम आती है उसमें सब्सक्रिप्शन करना, या कोई भी अगर नेशनल हाउसिंग बैंक पेंशन फंड भी ला सकता है, उसमें सब्सक्राइब करने पे जो भी अमाउंट सब्सक्राइब होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जरूरी है कि उसको नोटिफाई करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में कि ये कौन सा पेंशन फंड है या कौन सी डिपॉजिट स्कीम है जिसके तहत ये डिडक्शन यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है। और 16 में कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन टू एनी सच डिपॉजिट स्कीम ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी which is engaged in providing long-term finance for construction or purchase of houses। कोई भी ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे रही है परचेज और कंस्ट्रक्शन करने के लिए, घरों के लिए इन इंडिया, भारत में घर बनाने के लिए और रेजिडेंशियल पर्पस, रिहायशी पर्पस के लिए,
अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस देती है, यानी लंबी अवधि का जो फाइनेंस होता है, और वो कंपनी कोई डिपॉजिट स्कीम लाती है, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी है जो कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी किसी भी लॉ के तहत जो कि इनैक्ट किया गया था, आइदर फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग विद एंड सेटिस्फाइंग द नीड फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन, या तो इसलिए वो लॉ इनैक्ट की गई थी क्योंकि जो हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, हाउसिंग अकोमोडेशन की जो नीड है, उसको संतुष्ट करने के लिए, और फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, या वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उनको अपने सिटीज, टाउन्स और विलेजेस को डेवलप करना था, या दोनों पर्पसेस के लिए, और फॉर बोथ, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई करेगी। उस डिपॉजिट स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि इन दिस बिहाफ, इस पर्पस के लिए। उसके बाद कोई भी पेमेंट जो कि ट्यूशन फीस के रूप में दिया जा रहा है, जिसमें कि एक्सक्लूड करना है एनी पेमेंट टुवर्ड्स एनी डेवलपमेंट फीस और डोनेशन। कई बार स्कूल डेवलपमेंट फीस डोनेशन मांगते हैं या इसी तरह का नेचर का पेमेंट मांगते हैं, तो उसको एनकरेजमेंट ना मिले, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि कोई भी ट्यूशन फीस अगर दी जाती है, वेदर एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर, तो ट्यूशन फीस का मतलब है जो पढ़ाई के लिए दी जा रही है, और ये चाहे एडमिशन के टाइम दिया जा रहा है या बाद में भी दिया जा रहा है, जो कि किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, या फॉर द पर्पज ऑफ फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4, या सबसेक्शन 4 में जो यानी फैमिली मेंबर्स के फुल टाइम एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है। ये दोनों कंडीशन स्पेसिफाई होनी चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया में होना चाहिए, और वो कोई कोचिंग टाइप का या पार्ट टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, और जो कोर्स व्यक्ति कर रहा है वो कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए फैमिली मेम्बर का। तो यदि ऐसा होता है तो जो ट्यूशन फीस दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट इसमें हो जाती है, दैट इज डिडक्टेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज़। उसके बाद कोई भी पेमेंट अगर किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कोई घर खरीदता है, कोई घर कंस्ट्रक्ट कराता है, उसमें खर्चा करता है, द इनकम फ्रॉम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगी, or which would, if it had not been used for assessor's own residence, have been chargeable to tax under that head। और अगर वो असेसी अपने रेजिडेंस के लिए ना यूज़ करता तो फिर चार्जेबल हो जाती, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है चार्जेबल नहीं है क्योंकि असेसी अपने रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहा है। तो कहने का मतलब वो बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे असेसी कोई बिजनेस कर रहा है और कोई घर बना रहा है विच इज़ टू बी यूज फॉर हिज बिजनेस पर्पज, तो वो नहीं। जो भी परचेज या कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का किया जा रहा है, जो प्रॉपर्टी जो है चार्जेबल है टू टैक्स अंडर द हेड इनकम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम विच, यानी जिस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होती है, एंड वेयर सच पेमेंट्स आर मेड टूवर्ड्स और बाय वेयर, जो इस टाइप के पेमेंट किए गए हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है या पार्ट पेमेंट है ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर एनी सेल्फ फाइनेंसिंग और अदर स्कीम, कोई भी स्कीम में जहाँ आपने लोन ले लिया था, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम भी उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, हाउसिंग बोर्ड की या किसी दूसरे अथॉरिटी की जो कि एंगेज हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन या सेल के काम में, ओनरशिप बेसिस पे, यानी कि सेल जब होती है तो ओनरशिप भी ट्रांसफ़र जहाँ पे की जाती है, तो ऐसे केस में जो भी इंस्टॉलमेंट या पार्ट पेमेंट किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। उसके बाद 13B में कहा जा रहा है कि कोई भी इंस्टॉलमेंट या पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एनी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, हो सकता है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा ये काम जो रेजिडेंशियल हाउसेस का है वो कोई कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही हो, जिस कंपनी का शेयर होल्डर हो या जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी का असेसी मेंबर हो,
और ये इंस्टॉलमेंट जो दिया जा रहा है या पार्ट पेमेंट जो दिया जा रहा है वो उस हाउस प्रॉपर्टी के कॉस्ट की तरफ दिया जा रहा है जो उसको अलॉट की जा रही है। और 13C में क्या कहा जा रहा है? 13C में कहा जा रहा है कि अगर एसएससी ने कोई अमाउंट बोरो किया था उसका रिपेमेंट कर रहा है वो अमाउंट बोरोड बाय द एसएससी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या एनी बैंक इंक्लूडिंग ए कोऑपरेटिव बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनी पब्लिक कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। इसका मुख्य ऑब्जेक्ट जो है, मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस का बिजनेस करना घरों के कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, जो कि एलिजिबल होंगे डिडक्शन के लिए अंडर क्लॉज 36(1)(8)। और इसके अलावा repayment of the amount borrowed to any company in which the public are substantially interested or any cooperative society। पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड वही 20% तक का जो ओनरशिप होती है या जो राइट होता है, या एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर सच कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। तो यदि कोई रिपेमेंट किया जा रहा है अमाउंट विच वॉज बोरोड फ्रॉम कंपनी जिसमें कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहाँ वो कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड है फाइनेंसिंग बिजनेस में घर को खरीदने के। उसके बाद एनी रीपेमेंट ऑफ द लोन गिवन टू असेसीज एम्प्लॉयर। असेसी का एम्प्लॉयर भी ऐसे स्कीम ला सकता है where such employer is an authority or a board or a corporation or any other body established under constituted under a central or state act। जो लोन का रिपेमेंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी ऐसी अथॉरिटी, बोर्ड या कॉरपोरेशन को या किसी बॉडी को जो कि सेंट्रल या स्टेट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था। तो ये जो है, ये जो भी रिपेमेंट किए जा रहे हैं इस पर्पस के लिए किए जा रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन या परचेज किया जा रहा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का, और उसके सिलसिले में जो अमाउंट बोरो किया जा रहा है उसका जो रिपेमेंट किया जा रहा है। उसके बाद एसएससी एम्प्लॉयर वेयर सच एम्प्लॉयर इज ए पब्लिक कंपनी और ए पब्लिक सेक्टर कंपनी और यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ और कॉलेज एफिलिएटेड टू सच यूनिवर्सिटी और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर ये लोन जो है एसएससी के एम्प्लॉयर से लिया जाता है, जहाँ पर एसएससी का एम्प्लॉयर कोई पब्लिक कंपनी हो है या फिर प्राइवेट कंपनी यहाँ पे शामिल नहीं है, पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, यूनिवर्सिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इन सब से लोन लेके, प्राइवेट कंपनी से लोन लेने पे जो उसका रिपेमेंट किया जाता है उसको यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो जो डी है उसके बाद ABCD, मतलब जो ये पेमेंट्स हो रहे हैं इनको सब, ये सब एलिजिबल पेमेंट्स हैं। स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट या दूसरे एक्सपेंसेस का पेमेंट जो कि हाउस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के पर्पज़ से, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो कि फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी किया जा रहा है, जो प्रॉपर्टी एसएससी को ट्रांसफ़र हो रही है और उसके लिए एसएससी पेमेंट कर रहा है। लेकिन इसमें ये वाले पेमेंट इंक्लूड नहीं होंगे, but shall not include any payment towards or by way of admission fee, cost of share and initial deposit which a shareholder of a company or member of a cooperative society has to pay to become a shareholder member। शेयर होल्डर या मेंबर बनने के लिए जो भी एडमिशन फीस देनी होती है या उसका जो शेयर का कॉस्ट देना होता है या जो इनिशियल डिपॉजिट देना होता है, दैट इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि इस कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी से बाद में आप लोन लेंगे, लोन का रिपेमेंट करेंगे, तो दैट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। उसके बाद क्या चीज़ नहीं इंक्लूड होगी? एनी कॉस्ट ऑफ एनी एडिशन और ऑल्ट्रेशन to or renovation or repair of the house property which is carried out after an issue of the completion certificate
एक बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इशू सच सर्टिफिकेट, उस अथॉरिटी के द्वारा जो कि ऐसा सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट थी, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट थी, और आफ्टर द हाउस प्रॉपर्टी और एनी पार्ट thereof has either been occupied by the SSC or any other person on his behalf or been let out, या एक बार प्रॉपर्टी एसएससी अपने ऑक्यूपेशन में ले लेता है या किसी और पर्सन के ऑक्यूपेशन में डाल देता है अपने बिहाफ पे, या उसको किराए पे उठा देता है, या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर देती है, तो उसके बाद अगर कोई और एडिशन या अल्ट्रेशन होता है उस घर पे, या कोई रेनोवेशन या रिपेयर का काम होता है, उस संबंध में अगर कोई वो लोन लेता है और उसको रिपे करता है, तो दैट विल नॉट बी एलिजिबल हियर। और सी में ये कहा गया कि एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन इज अलाउबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 24। सेक्शन 24 में जो डिडक्शन अलाउड है, यानी कि जो इंटरेस्ट वाला डिडक्शन वहाँ पे अलाउड है, तो चूंकि वो वहाँ अलाउड है इसलिए वो यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। यानी कोई भी जो डिडक्शन होता है वो एक ही जगह पे फिर अलाउ होना चाहिए। उसके बाद 19 में आ रहा है, सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल अप्रूव बाय द बोर्ड। कोई भी कैपिटल इशू कर रही है कंपनी ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय अ पब्लिक कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी है और यहाँ सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड की बात नहीं की जा रही है, वी मस्ट बी केयरफुल। पब्लिक कंपनी को जिसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पब्लिक कंपनी के लिए ही चुनी जाएगी, और वो डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी हुई है कंपनीज एक्ट के 1956 के। तो अगर कोई इक्विटी शेयर्स या डिवेंचर्स जो कि एक एलिजिबल इशू का पार्ट है कैपिटल के, जिसका कि बोर्ड ने अप्रूवल कर दिया है, क्योंकि बोर्ड को एप्लीकेशन की गई थी पब्लिक कंपनी के द्वारा और बोर्ड ने उस पर अप्रूवल कर दिया इस पर्टिकुलर सबसेक्शन के लिए, ये क्लॉज के लिए, और ए सब्सक्रिप्शन टू एनी एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल बाय एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कोई एलिजिबल इशू ला रहा है इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, और जो एप्लीकेशन की जा रही है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या पब्लिक कंपनी के द्वारा, तो उसको प्रेस्क्राइब फॉर्म में अप्लाई करना होता है। प्रेस्क्राइब फॉर्म में अप्लाई करने पे बोर्ड अगर उसको अप्रूव कर देता है उस एलिजिबल इशू को, तो उसके बाद उसमें जो भी सब्सक्रिप्शन है दैट इज एलिजिबल फॉर एटीसी डिडक्शन। एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल मीन्स एन इशू मेड बाय अ पब्लिक कंपनी, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि रजिस्टर इंडिया में हुई है, फॉर्म भी इंडिया में हुई है, या एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, and the entire proceeds of the issue are utilized wholly and exclusively for the purpose of any business referred to in 80 IA4। और जब जो भी पैसा वो लेती है as part of the capital, that will be used for any business under 80 IA4, जो कि रेफर किया जा रहा है 80 IA4 में। उस बिजनेस के लिए अगर ये एलिजिबल इशू लाया जा रहा है तभी ये डिडक्टेबल है। तो 80 IA4 में एक बार देख लेते हैं कि what kind of business is includable here। ये 80 IA है, 80 IA4। तो बेसिकली क्या है कि 80 IA4 में कोई भी एंटरप्राइज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को मेंटेन कर रहा है उस बिजनेस की बात की गई है, या कोई टेलीकॉम सर्विसेज या सर्विसेज की बात की गई है, या इंडस्ट्रियल पार्क या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई है, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन वगैरह की बात की गई है। ये सब पब्लिक इंटरेस्ट के जो बिजनेसेस हैं,
पावर जनरेटिंग प्लांट को रिवाइव करने वाली बात की गई है। तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं उसके लिए ये स्पेसिफाई किया गया है कि ये एटीसी का जो बेनिफिट है उस एलिजिबल, वो जो कंपनी जो एलिजिबल इशू लाएंगी तो उनके लिए ये बेसिकली बनाया गया है। उसके बाद आते हैं 20 पे। हाँ, इसके पहले पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 4A ऑफ द कंपनीज एक्ट में, और पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। और 20 में कहा गया कि सब्सक्रिप्शन टू कोई भी डिपॉजिट या पेमेंट सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट्स ऑफ एनी म्यूचुअल फंड जो 1023D में मैंशनड है और जिसका अप्रूवल बोर्ड के द्वारा किया गया है, क्योंकि एप्लीकेशन की गई थी म्यूचुअल फंड के द्वारा प्रेस्क्राइब फॉर्म में। तो म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जो कि बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड है, provided that this clause shall apply if the amount of subscription to such units is subscribed only in the eligible issue of capital of any company। बशर्ते ये कि ये क्लॉज जो है तभी अप्लाई करेगा यदि जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है यूनिट्स का वो सब्सक्राइब किया गया ओनली इन द एलिजिबल इशू ऑफ द कैपिटल ऑफ एनी कंपनी। एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल वर्ड के लिए उसका मतलब है means an issue referred to in clause 1 of explanation to clause 19 of subsection 2। तो वही ऊपर जो एलिजिबल इशू जिस तरह से डिफाइन किया गया है उसी एलिजिबल इशू के लिए जो कि 80IA4 में अप्लाई होता है, अगर वो पैसा वहाँ पे लगाया जा रहा है, जो सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है यूनिट्स का, उसका सब्सक्रिप्शन केवल एलिजिबल इशू के लिए, कैपिटल के लिए, किसी भी कंपनी के लिए किया जा रहा है, तभी ये होता है। नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इसको कंप्लाई करते हैं और इसीलिए बोर्ड जो है इस बात को मद्देनजर रख के ही अप्रूवल देता है। उसके बाद अगर कोई पैसा कोई टर्म डिपॉजिट के रूप में यानी फिक्स होता है, फॉर ए फिक्स डिपॉजिट नॉट लेस देन 5 ईयर्स, शेड्यूल बैंक में 5 साल से कम का अगर फिक्स डिपॉजिट, 5 साल या उससे ज़्यादा का फिक्स डिपॉजिट किया जा रहा है, एंड विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम फ्रेम्ड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये फिक्स डिपॉजिट जो है ये एक नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये एक स्कीम के तहत किया जाता है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस स्कीम को फ्रेम किया था, बनाया था और नोटिफाई भी किया था ऑफिशियल गैजेट में फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज के। और शेड्यूल बैंक को फिर डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे कि शेड्यूल बैंक वो बैंक है, इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है SBI एक्ट 1955 के तहत, या उसका कोई भी सब्सिडियरी बैंक, उसके अधीन बैंक जो होते हैं उसके ओनरशिप में जो बैंक हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, या ये कोई भी नया बैंक जो कि बैंकिंग कंपनी एक्ट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1970 के सेक्शन 3 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, या फिर जो 80 वाले एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, या कोई भी दूसरा बैंक जो कि सेकेंड शेड्यूल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के जो सेकेंड शेड्यूल में जो बैंक इंक्लूडेड है वो है शेड्यूल बैंक। तो उसके बाद है 22 पे कहा जा रहा है कोई भी सब्सक्रिप्शन ऐसे बॉन्ड्स का अगर लिया जाता है जिसको नाबार्ड ने इशू किया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई करना होगा किसी बॉन्ड के इशू को, और जब वो स्पेसिफाई हो जाएगा नोटिफिकेशन के द्वारा, then it will become eligible for the, then subscription to that issue will become eligible for deduction। उसके बाद 23 है, इन एन अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, कोई भी पैसा जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल 2004 के तहत जो अकाउंट खोला गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसमें अगर डिपॉजिट किया जाता है। उसके बाद 5 ईयर टाइम डिपॉजिट इन एन अकाउंट अंडर द पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल्स, 5 साल का डिपॉजिट अगर पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट रूल्स के तहत किया गया है वो भी एलिजिबल है। और ये जो 1/4/2020 से प्रावधान आया है
और ये प्रावधान जो 1/4/2020 से आया वो ये है कि बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू ए स्पेसिफाइड अकाउंट, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन एक स्पेसिफाइड अकाउंट में किया जा रहा है पेंशन स्कीम के, जिसका रेफरेंस सेक्शन 80CCD में है, यानी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स, अगर कोई व्यक्ति 3 साल से कम का नहीं, 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए फिक्स पीरियड के लिए पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कि पेंशन स्कीम में फंड्स लेके आने के लिए है, एंड विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। और इसको भी स्कीम को भी, जिस स्कीम के तहत ये जो 3 साल से ज़्यादा का फिक्स्ड पीरियड का जो डिपॉजिट आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है एम्प्लॉय का, वो स्कीम के तहत होगा, जो कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई की जाएगी। तो यानी कि जो पेंशन स्कीम है उसके तहत जो भी फंड्स हैं उसमें वैसे तो एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है उसके अलावा जो 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, मुझे उसको निकालना अलाउड नहीं है 3 साल के पहले, और 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए किया जा रहा है, तो उसको भी यहाँ पे डिडक्शन के पर्पज़ से शामिल कर दिया गया है ATC के। और एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज स्पेसिफाइड अकाउंट मीन्स एन एडिशनल अकाउंट रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 20। इस क्लॉज के पर्पज से जो हम कह रहे हैं ना स्पेसिफाइड अकाउंट, स्पेसिफाइड अकाउंट का मतलब है ऐसा अकाउंट जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 23 के तहत जो एडिशनल अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट नहीं, एक एडिशनल अकाउंट जो स्पेसिफाइड किया जा रहा है, ये कंट्रीब्यूशन उस एडिशनल अकाउंट में जाएगा। सो द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई ओनली टू सो मच ऑफ द प्रीमियम और अदर पेमेंट मेड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम लोग सेक्शन 2 खत्म हो गया, सबसेक्शन 2 खत्म हो गया, अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि जो भी सबसेक्शन 2 में हमने प्रावधान पढ़े हैं, they shall apply only to so much of any premium or other payment on an insurance policy other than a contract for a deferred annuity issued on or before the 31st March 2012, as is not in excess of the 20% of the actual capital sum assured। तो पहले प्रावधान था कि जो कैपिटल सम अश्योर्ड था उससे, ये 2012 से पहले का प्रावधान था, इसीलिए 2012 तक ये प्रावधान खत्म हो गया, इसीलिए यहाँ पे डेट्स लाई हैं ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ मार्च 2012। जो पेमेंट एक्सेस ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल सम है, जो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20% ऑफ एक्चुअल सम अश्योर्ड से ज़्यादा का प्रीमियम नहीं होना चाहिए, कि उनके लिए था जहाँ पे कंपनीज ज़्यादा प्रीमियम ले लेती थी, लेकिन अब ये रेगुलेटरी एक्सरसाइज से ख़त्म कर दिया गया, तो इसलिए इस प्रावधान की ज़रूरत नहीं है। In calculating any such actual capital sum assured, no account shall be taken of the value of the premiums agreed to be returned or of any benefit by way of bonus। तो ये प्रावधान 3 सबसेक्शन 3 का 2012 तक ही है, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान इस वक्त देने की आवश्यकता नहीं है। उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया था, जब इंश्योरेंस कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रीमियम ले लेती थी, उनको रोकने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम ना चार्ज कर लें। अब है उसके बाद सबसेक्शन 3A में कहा गया कि प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई ओनली टू सो मच ऑफ द प्रीमियम और अदर पेमेंट मेड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एंट्री इशूड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ 2012, एज इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। तो जो यहाँ पे 20% की राशि थी, जो हमें कहा गया कि अगर 20% से ज़्यादा कोई प्रीमियम लेता है तो उसको ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन अब इसको 10% कर दिया गया है, यानी अगर 10% से ज़्यादा कोई प्रीमियम लेता है तो वो राशि यहाँ पर डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर फंड
April 2013 is for the issuance of life of any person. अगर वो पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि 1 अप्रैल 2013 के बाद इशू हुई है, जो कि एक ऐसा पर्सन है जो कि डिसेबिलिटी इसको है, जिसका ATU में रेफरेंस है, या ऐसा पर्सन है जिसको कोई डिजीज़ या बीमारी है, एलिमेंट है जिसको ATD-B में मेंशन किया गया है, तो अगर ऐसी पॉलिसी है तो 10% की जगह ये 15% माना जाएगा। यानी जब तक कि 15% से ऊपर का प्रीमियम नहीं लिया जाता तब तक जो है ये डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, और 15% से नीचे ऊपर अलाउ हो जाएगा, और 15% से ऊपर अगर जाता है प्रीमियम तब वो प्रीमियम अलाउ नहीं होगा, क्योंकि जो सीवियर डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो प्रावधान था सबसेक्शन 3 में, ये 31 मार्च 2012 में ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें बस ये चेंज आया है कि ये जो 20% की राशि है इसको घटा के 10% कर दिया गया है, और 1 अप्रैल 2012 के बाद के लिए। और ख़ास तौर पे ये भी जोड़ा गया है कि अगर वो पॉलिसी किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए है या डिजीज़ वाले पर्सन के लिए है तो वहाँ पे 10 की जगह 15 पड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसे डिसेबल्ड पर्सन के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता ही है। ना एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन जो एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड है उसका क्या मतलब है, जो कैपिटल सम अश्योर्ड है उसका क्या मतलब है, शैल मीन द मिनिमम अमाउंट अश्योर्ड, जो मिनिमम अमाउंट पॉलिसी के तहत अश्योर किया गया है, मतलब वो मिलेगा, जो अश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस का जो अश्योरेंस होता है, ऑन हैपनिंग ऑफ द इंश्योर्ड इवेंट, जब इवेंट जो इंश्योर्ड इवेंट है, जैसे कोई लाइफ है या कुछ है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो एक इंश्योर्ड वो इवेंट होता है जब वो इंश्योर्ड इवेंट है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी के पीरियड के दौरान वो इंश्योर्ड इवेंट घटित हो जाता है, तो जो अमाउंट मिनिमम अमाउंट का अश्योरेंस दिया गया है कि दिया जाएगा वही है एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, एंड नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, उसमें ये चीज़ें अकाउंट नहीं ली जाएंगी कि जो भी प्रीमियम विच इज़ एग्रीड टू बी रिटर्न, जो प्रीमियम कंपनी ने एग्री कर लिया कि हम वापस कर देंगे उसको शामिल नहीं किया जाएगा, या कोई भी बोनस या कंपनी देती है, या जो भी सम एक्चुअली अश्योर्ड है उसके ऊपर से जो बोनस या दूसरे तरह से कोई राशि देती है विच इज़ टू बी और मे बी रिसीव अंडर द पॉलिसी बाय एनी पर्सन, बोनस या कोई दूसरी राशि अगर कोई मिल रही है तो उसको सम अश्योर्ड में नहीं माना जाएगा, वो कंपनी का बोनस है, वो अश्योरेंस नहीं है, बोनस का कभी भी अश्योरेंस नहीं होता। उसके बाद सबसेक्शन 4, तो सिंस अभी मोर सबसेक्शंस आर रिमेनिंग, तो हम सबसेक्शन 4 से अपने नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे जो हमारा सेशन 215 पे शुरू होगा, एंड वी कम टू द एंड ऑफ दिस, and we invite you to join us again at 2 o'clock. Please join us at 2 p.m. so that we start